कराची में आज और कल सिक्योरिटी बढ़ाएं। वज़ीर आला सिंध को कराची पुलिस को हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। चाहता हूँ हर लिहाज से आवाम की जान व माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। आपको बताएं कि ये जो कराची में आज और कल सिक्योरिटी बढ़ाएं, इस मामले में वज़ीर आला सिंध ने कराची की पुलिस को यह हिदायत की है और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास हुआ है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अशद से। जी मोहम्मद अशद, क्या डिटेल्स हैं इस इजलास से मुतालिक? जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची में अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास हुआ। इजलास में एडिशनल IG कराची समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध ने पुलिस को हिदायत की है कि शहर भर में आज और कल खासतौर पर सख्त सिक्योरिटी के जो है वो इकदाम किए जाएं। हर लिहाज से आवाम के जान माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध ने बल्दिया में छापा मारकर 2 मुकदमों की बाजियाबी पर पुलिस को शाबाशी भी दी है। ये जो एडिशनल IG कराची है, उनका ये कहना है कि ये अगवाकार ग्रुप है जो कि मुल्क से बाहर बैठकर कराची में अगवा बराए ताबान में मुलव्वस है। वो ग्रुप असल में पाकिस्तानी है, लेकिन बाहर बैठकर कराची में जराइम की वारदातें करवाते हैं। एडिशनल IG कराची का कहना है कि ग्रुप की शनाख्त कर ली गई है और जल्द इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस इस तरह की बेहतरीन काम करेगी तो जराइम खत्म होंगे, ये कहना था वज़ीर आला सिंध का। वज़ीर आला सिंध का मजीद भी कहना था कि कराची पुलिस के सरबराह को उन्होंने हिदायत की कि वो पुलिस को उनकी तरफ से जो है वो हिम्मत अफजाई भी करें, जबकि वो खुद भी जल्द पुलिस एहलकारों से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि कराची पुलिस एक अच्छी फोर्स है और उन्हें उम्मीद है कि कराची पुलिस बेहतरीन काम करके जल्द जराइम का खात्मा करेगी। मोहम्मद अशद, आप हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। बराह रास्त कराची ले चलें जहाँ वज़ीर तिजारत जाम कमाल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। टीम है जिसकी रिकग्निशन नहीं है, उसका असर पाकिस्तान पे भी आता है। और इसी तरह इंडिया के साथ जो हमारे बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, ख़ासकर कश्मीर का इशू हो या बॉर्डर पे हो या टेररिज्म का हो या बाकी चीज़ें हो, उसका एक असर डेफिनेटली आता है। अब हर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी के साथ सामने आती है और चूंकि अभी हमारा एक बड़ा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है जिसमें हमने अपने ट्रेड और अपने ओवरऑल बिजनेस और पाकिस्तान को आने वाले वक्तों में देखना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट जिससे मुराद है प्राइम मिनिस्टर साहब और कैबिनेट है, उन सब ऑप्शंस के हवाले से हम सोच विचार भी कर रहे हैं और बिज़नेस कम्युनिटी भी कर रही है कि जिन चीज़ों को हम एक एज अ अपॉर्चुनिटी देखें और जिसके अंदर चीज़ों के अंदर बेहतरी लाई जाए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ट्रेड अपने साथ, लेकिन पाकिस्तान की अपनी एक स्टैंडिंग भी है। अभी हालिया में आपने देखा होगा अफ़गानिस्तान के साथ जैसे ताल्लुकात में थोड़ी बहुत चीज़ें जो थोड़ी ख़राबी की तरफ आगे गई हैं कि कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए जो पाकिस्तान में हुए हैं जिनकी लिंक्स जाके दूसरे मुल्कों के साथ मिलते हैं। तो यकीनी तौर पर आपके साथ खुल के तो आप न उस मुल्क के साथ ट्रेड के हवाले से बात कर सकेंगे या कोई चीज़ को फ़रोग दे सकेंगे जब तक वो आपके सीरियस कंसर्न्स इशूज़ को एड्रेस नहीं किया जाएगा और वो सॉल्व नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल से एक नई गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट अपने एक अच्छे पॉलिसी के साथ और एक अपने प्रोग्रेसिव वे में चीज़ों को पॉजिटिवली आगे ले जाने की तरफ जा रही है। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपके सामने भी हुकूमत आवाम के सामने भी लाया जाएगा कि पाकिस्तान के लिए वो कौन सी चीज़ों की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पाकिस्तान के लिए वो कौन सी चीज़ों की बेहतरी है जहां हमें देखना पड़ेगा। इंडिया की आपने पर्टिकुलर चूँकि बात की है जिसका इसीलिए मैंने एक बैकग्राउंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दिया है, आपको भी उसका आइडिया है। और आपकी बात भी अपने लिहाज से सही है कि वो ताल्लुकात ऐसे नहीं है जो कि आज ख़राब हुए हैं, बल्कि माजी में भी हमेशा होते रहे। तो हमारी ट्रेड भी इसी तरह मुतासिर हुई है, कभी ठीक हुई है कभी नहीं हुई, तभी ताल्लुकात बहुत ख़राब हुए। लेकिन हालिया इन कुछ सालों में इन ताल्लुकात में कश्मीर इशू के हवाले से और बाकी इशू के हवाले से चाहे वो कुछ इंसिडेंसेस हुए उनकी वजह से ज़्यादा शिद्दत ज़्यादा आई है, जिसकी वजह से हमारी एक ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी में भी यकीनी तौर पे एक स्टांस लेना पड़ता है, हर मुल्क अपने लिए लेता है। तो आगे देखें जैसे गवर्नमेंट्स अपनी चीज़ों की तरफ आगे जाएगी, इन चीज़ों को बेहतरी की तरफ हम और ऑप्शंस पे भी देख सकते हैं और जिसके लिए बात भी हो रही है। कुछ चीज़ों में रिजर्वेशंस भी हैं, कुछ चीज़ों में रिजर्वेशंस नहीं भी हैं। आपके मीटिंग के अंदर जो गैर मुल्की सरमायाकार उन्होंने बार बार आपसे अनसर्टेनिटी का जिक्र किया, उनका फोकस था कि आप उस अनसर्टेनिटी को दूर करें। उस अनसर्टेनिटी को दूर करने के लिए क्या करेंगे और इस साल जो एक्सपोर्ट के फिगर होंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फिगर का साथ दे दीजिए और कौन सी नई मंडियाँ हम तलाश करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। नारा तो बड़ा लगाया आपकी हुकूमत ने हमें से पहले कि एक्सपोर्ट बढ़ा लेंगे, तो कैसे बढ़ाएंगे, उसका रोड मैप क्या है? देखिए, एक तो अनसर्टेनिटी बहुत किस्म की है, एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है और फिर एक आपकी इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी होती है, एक मुल्क में होती है, दुनिया में हर जगह होती है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं है जहाँ पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी ना हो, हर जगह होती है। लेकिन डेफिनेटली हमने उसको अपने पर्सपेक्टिव में
में देखना है। और यकीनी तौर पे कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर जब आपके मुल्क में काम करता है जहाँ वो आपके मुल्क की मईशत को बहुत कमज़ोर पाता है और उस कमज़ोरी की वजह से फिर आपके मुल्क में कुछ ऐसे मॉनेटरी या पॉलिसी डिसीजंस लिए जाते हैं जिनके न लेने की वजह से भी नुकसान आपको हो सकते हैं, तो वो उनके लिए उस पर एक बहुत बड़ा प्रेशर आता है, क्योंकि यकीनी तौर पर अपना पैसा लेके आए हैं, पाकिस्तान में आए, इन्वेस्ट किया है, तो उनको ये अनसर्टन माहौल के हवाले से चीज़ों में इतना कॉन्फिडेंस उनका बिल्डअप नहीं होता। जहाँ तक आपने बात की कि उस चीज़ को हल कैसे किया जाएगा, ये जो रोड मैप है एक्सपोर्ट का, देखिए एक्सपोर्ट कोई ऐसा बटन नहीं है कि जिसको मैं आज ऑन कर दूंगा तो एक्सपोर्ट 50 अरब पे पहुंच जाएंगी या ऑफ कर देंगे, गिर जाएंगी या उधर ही रहेंगी। ये वो ग्रेजुअल प्रोसेसेस हैं, वो स्टेप्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हमें लेनी पड़ेंगी। अब मैं आपको एक थोड़ा सा रन डाउन दूंगा कुछ चीज़ों पे। इंडस्ट्री को जो सबसे बड़ा चैलेंज आज के दौर में है वो है एनर्जी प्राइसिंग का है, यानी कि 15 सेंट 16 सेंट 14 सेंट पे अगर आप बिजली पे कारोबार कर रहे हैं तो दुनिया में इसकी कंपैटिबिलिटी में कहीं 8 है, कहीं 9 है, कहीं 11 है, कहीं 10 पे काम हो रहा है। तो ये एक एज बेसिकली हर इंडस्ट्री को मिलता है जो किसी और मुल्क में। हमारा वो जो 15 सेंट है वो क्यों बना है? ज़रूरी नहीं है कि महंगी बिजली बन रही है, बल्कि बिजली की मिसयूज़ भी बहुत हो रही है। एक ट्रांसमिशन लॉसेस हैं, आपके डिस्कोस की नॉन फंक्शनैलिटी है, चोरी है, ये सारी चीज़ें जब मिल के भी हैं ये तो उस प्राइस फैक्टर के अंदर अपना एक शेयर डालती हैं, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेरे ख्याल तकरीबन कोई 2 से 3 मीटिंग्स बड़े स्पेसिफिक कर चुके हैं कि हमने किसी सूरत इस चीज़ को बहुत कम करना है। दूसरी साइड पे जो हमारा एक ओवरऑल एक पॉलिसी है कि हमने वो कौन से इंसेंटिव्स देने हैं जिससे बिजनेस कम्युनिटी के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। हालिया में आपने देखा होगा कि चूंकि पाकिस्तान की फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं थी, जब फॉरेन रिजर्व का एक बहुत बड़ा मसला था और जहाँ पे रीपेमेंट्स था, रिपैट्रिएशन था, ये सारी वो इश्यूज थे जिनकी वजह से भी कॉन्फिडेंस बहुत लो गया था। और यकीनी तौर पे बिजनेस कम्युनिटी का लो जाता है तो बिजनेस एनवायरनमेंट पे उसका बड़ा फ़र्क आता है, फिर आप शेड ऑफ करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। उन चीज़ों को मेरे ख्याल इन पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है, 6 महीनों के अंदर, जिसका क्रेडिट केयर टेकर गवर्नमेंट को भी जाता है कि बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने भी स्ट्रीमलाइन किया है। स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर था, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा कंट्रोल आया है। थेफ्ट के हवाले से चीज़ें आई हैं और कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जिनको आगे की तरफ प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे ले जाने की ज़रूरत है। IMF का एक बहुत बड़ा लिंगरिंग जो एक एग्रीमेंट हमारे साथ चल रहा था, उसका भी एक बड़ा फ़र्क बिजनेस पे आता है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हमने देखा एक बेहतरी किसी हद तक आई है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है, जिसमें से हमारे फॉरेन रिजर्व्स के अंदर अगर बेहतरी आती है तो वो प्रेशर जो आपके फॉरेन रिजर्व पे है, जिसका करेंसी एक्सचेंज पे है, उस पर भी उसका एक बैलेंस फैक्टर बनता है। अब ये सारी चीज़ें हैं, इन सब को हम करेंगे, जैसे कि फर्दर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स का है, पाकिस्तान के अंदर FDI को लाना है। अब FDI के हवाले से तकरीबन बहुत सारे MOUs हैं जिनको साइन किया गया है, बहुत सारे मुल्कों के साथ किया, लेकिन प्रैक्टिकली उनको ग्राउंड पे लाने के लिए बैंकेबल और फीजिबल प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे जिनका असर इकॉनमी पे होगा, तो उसका फिर शायद फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी तरफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत सीरियसली देख रही है, जिनके अंदर हमें इन्वेस्ट करने की हर लिहाज से ज़रूरत है। आपने देखा होगा UAE गवर्नमेंट का एक इन्वेस्टमेंट प्लान जो DP वर्ल्ड या अबू धाबी पोर्ट के हवाले से है, जो पाकिस्तान में आया और इन्वेस्टमेंट वहाँ पे अपनी पूरी कर रहे हैं। इसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ों पे काम किया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डेवलप सही तरीके से हो, चाहे वो पोर्ट फैसिलिटी हो, कंजेशन का उसका हो, कराची के अंदर हो, या बाकी चीज़ें हों। हमारे कुछ टर्की के साथ आप कह लें, GCC के साथ कह रहे हैं, लुक अफ्रीका का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिसको एक्सप्लोर किया जा रहा है। उज़्बेकिस्तान के साथ है, साथ साथ आपका कज़ाकिस्तान के साथ है और तुर्कमेनिस्तान का है। सेंट्रल एशियन चूँकि अब थोड़ा बहुत फैक्टर है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली उनका एक पोर्शन है जिसको हमारे पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी ने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया भी है। वहाँ भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ यहाँ से बहुत सारा ट्रेड वहाँ की तरफ कुछ जा भी रहा है और मज़ीद भी जा सकता है। लेकिन चूँकि हम अफ़गानिस्तान की बात करते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जो हमें वहाँ थोड़ी पाबंदी और कुछ इश्यूज वहाँ सीरियस नज़र आते हैं जो ट्रेड को अपनी बड़ी फ्री फ्लो को डिस्टर्ब करती हैं। बता देंगे कितनी होगी एक्सपोर्ट की?
देखिए, फोरकास्टिंग तो इस साल जो अभी मौजूदा सूरत हाल में हमने अप ट्रेंड देखा है कि अपने एग्रो बेस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में हमने जो पिछले साल अगर 4 अरब का था या 3.5-4 अरब का था, उसमें हमने एक्सपोनेंशियल एक इम्प्रूवमेंट अभी तक देखी है जो 6 से 7 अरब की तरफ आया है कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर। टेक्सटाइल एक इंडस्ट्री साइड है जिसने थोड़ा बहुत मेरा ख्याल एक फ्रिक्शन में है, बल्कि शबीर साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, उसको एक थोड़ा सा प्रेशर में है, बल्कि हमारे बाकी प्रोडक्ट सेक्टर्स ने थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट उसमें दिखाई भी है। एग्रीकल्चर साइड ने बहुत दिखाई है और साथ साथ में मेरे ख्याल इंजीनियरिंग साइड में भी थोड़ी बहुत आई है। वी आर एंटिसिपेटिंग, नंबर गेम ऐसे लिए नहीं बहुत आपको फिक्स बता सकता, लेकिन ये डेफिनेटली बता सकता हूँ कि इंशाल्लाह बाय दिस ईयर एंडिंग में जून में तकरीबन इट कैन